नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लाल किले पे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, पूरी दुनिया सुनती है। ये माना जाता है कि 140 करोड़ आबादी वाले प्रदेश के प्रधानमंत्री बहुत कुछ अच्छा बोलेंगे, मगर इस बार प्रधानमंत्री जी ने बहुत निराश किया। वो लच्छेदार भाषण, लुभावनी बातें, 2047 में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कलकत्ता वाली डॉक्टर की महिला के लिए जो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, ऐसे रेपिस्ट करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अभय दुबे जी के संग मैं शो करता हूँ, रोज एबीपी चैनल पे आप देखते हैं। अभय जी को बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, बड़े सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैंने पूछा कि तो कैसा लगा भाषण, तो अभय जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो बलात्कारी हैं उनको फांसी पे चढ़ा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी दंड देना चाहिए, ऐसा डर लगना चाहिए लोग कांप जाएं। अभय जी ने पूछा कह किससे रहे हैं, 10 साल से आपकी सरकार है, आपकी हुकूमत है, आप बना देते, लेकिन आप करेंगे कुछ नहीं, आपको सिर्फ लफाजी करना आता है। और बात भी सही है, प्रधानमंत्री को बंगाल की डॉक्टर का दर्द तो दिखना भी चाहिए। कोई भी लड़की कहीं उत्पीड़ित हो तो उसको दिखना चाहिए, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश की हाथरस की वो दलित लड़की दिखाई नहीं दी, जिसको एक बदतमीजी के बाद उसको इतना घायल कर दिया गया था, और जब जली तो उसको पेट्रोल डाल के फूंक दिया गया था। उन्हें अपनी पार्टी का उन्नाव का विधायक कुलदीप सेंगर दिखाई नहीं दिया, जिससे एक लड़की की बलात्कार की, उसके पिता की मौत दर्दनाक तरीके से की गई, साजिशन की गई, और आजकल वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उन्हें अपनी पार्टी के तमाम ऐसे रेपिस्ट दिखाई नहीं दिए। उन्हें हरियाणा के वो राम रहीम नजर नहीं आते जो बार बार रेप और हत्या के आरोपी हैं, लेकिन बार बार उनको पैरोल मिल जाती। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी को मणिपुर की वो महिलाएं याद नहीं आई जिनको नग्न करके घुमाया गया था, दर्जनों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री मणिपुर का मान नहीं बोल पाए थे, आज तक मणिपुर नहीं गए। इन तमाम बिंदु पर मैंने बात की है अभय दुबे जी से। बातचीत सुनिएगा और बताइएगा ये बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी राय से अवगत कराइएगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। कल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ी बड़ी बातें की, क्या आप उनसे सहमत हैं? पहला सवाल, महिलाओं का, बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, वो कांपने चाहिए। ये बात जब मोदी जी कह रहे थे तो उनको याद नहीं आ रहा था कि हरियाणा चुनाव जीतने के लिए राम रहीम को कितनी सुविधाएं दी गई हैं, जो कई हत्या रेप के आरोप में बार बार वो पैरोल में बाहर आ जाता है। क्या उन्हें मणिपुर की वो महिलाएं याद नहीं होंगी जिनको नग्न करके सड़कों पे घुमाया गया था? प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मान नहीं निकला, आज तक मणिपुर नहीं गए। और ये जो हमले थे, क्या 15 अगस्त के दिन भी इस तरह की शब्दावली, इस तरह के वाक्य एक प्रधानमंत्री को, देश के 140 करोड़ के लोगों की जो आबादी वाले देश है उसके प्रधानमंत्री को इस तरह हमलों के लिए ये मंच होना चाहिए? कुल मिला के मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के जो भाषण में जो जो बातें की गई, आप उससे कितना सहमत हैं? सवाल पूछा है, विशेष रूप से मैं उसके ऊपर जरूर कुछ कहूंगा। आपने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध करते हैं या उन्हें जो सताते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो क्या वो किससे कह रहे हैं दी जानी चाहिए? क्या देश का प्रधानमंत्री कोई और है? ऐसा भी नहीं है कि वो कल प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली हो। 10 साल पूरे हो चुके हैं देश की सत्ता में उन्हें, और 12 साल वो गुजरात में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यानी 22 साल से लगातार जो व्यक्ति सत्ता में है, वो व्यक्ति कह रहा है कि ऐसा किया जाना चाहिए, वैसा किया जाना चाहिए, महिलाओं के खिलाफ जबरदस्त कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, फांसी भी लटका देना चाहिए। तो ये चाहिए किसके लिए कह रहे हैं वो? भाई अगर ये बात वो अपने लिए कह रहे हैं तो उन्हें शीशे के सामने खड़े होकर कहना चाहिए थी। उन्हें दर्पण के सामने खड़े होकर ये बात कहना चाहिए थी कि वो खुद कहते और दर्पण में नरेंद्र मोदी उनकी बात को सुनते, फिर उस बात के ऊपर अमल करते। लेकिन यहाँ तो वो सारे देश के सामने किससे कह रहे हैं? क्या हम लोगों से कह रहे हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए? किससे कह रहे हैं? मतलब वो बात ये कितनी अजीब सी बात है। आप जरा इस बात को सोचिए। हाँ, जो सही व्यक्ति बात इतने दिनों से सत्ता में है, वो खुद उसने महिलाओं के खिलाफ जुल्म ज्यादती करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए पिछले 22 वर्ष में कुछ भी नहीं किया। और पिछले 10 वर्ष में तो वो देश का सबसे बड़ा सत्ताधारी है, उनसे ताकतवर व्यक्ति तो इस देश में कोई है नहीं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपको ध्यान होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने पहली बार 15 अगस्त पर झंडारोहण किया था, तब भी लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ये बात कही थी कि सारे सवाल स्त्रियों से ही पूछे जाते हैं,
पुरुषों से सारे सवाल लड़कियों से ही पूछे जाते हैं, लड़कों से भी सवाल पूछे जाने चाहिए, तब भी उन्होंने इस तरह की बहुत ही उम्दा लगने वाली और आकर्षक लगने वाली लफाजी की थी। लेकिन उन्होंने उस दिशा में कोई संस्थागत प्रयास किया, कोई विधायी प्रयास किया, कोई लेजिस्लेटिव एक्ट उन्होंने किया? क्या किया उन्होंने? भाई ठीक है, देश के कुछ राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं, वो भले अब आपकी बात मानने से इनकार कर दें, लेकिन देश के अधिकतम राज्यों में पिछले 10 वर्षों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप अपनी उन सरकारों से कुछ करवाते? दरअसल इन्होंने कुछ भी नहीं किया लफाजी करने के अलावा। आपको ध्यान होगा जब निर्भया कांड हुआ था, तो निर्भया कांड में जो उत्पीड़िता थी, उस पीड़िता के ऊपर सर्वाधिक अत्याचार करने वाला व्यक्ति जो है वो तकनीकी रूप से नाबालिग था। तकनीकी रूप से नाबालिग होने की वजह से उसे पूरी सजा नहीं दी जा सकती थी कानूनन, जो इतना जघन्य अत्याचार करने वाले को मिलनी चाहिए थी। तब उस वक्त बहुत बहस चली थी कि कानून को इस तरह बनाया जाना चाहिए कि इस तरह के लोग भी उस सजा के दायरे में, सेक्सुअल क्राइम, महिलाओं के खिलाफ क्राइम, उस सजा के दायरे में आ सकें। तो उस निर्भया कांड के कारण जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ असंतोष उमड़ा था, उसका फायदा तो नरेंद्र मोदी को चुनाव में मिला 2014 के। लेकिन उन्होंने तो वो भी नहीं किया, कुछ भी उसके बारे में भी कुछ नहीं किया। किसी बार किसी कोई काम न करना और केवल लोगों को उपदेश देना, चाहे मन की बात के रूप में उपदेश देना, चाहे राष्ट्र के नाम संबोधनों में उपदेश देना, लगातार इस तरह की लफाजी करना और कोई काम न करना, ये नरेंद्र मोदी के पूरे राजनीतिक करियर की विशेषता बन गई है। अब अगर आप नरेंद्र मोदी के इस भाषण के कुछ दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करना चाहें तो मैं उसके लिए तैयार हूं। जी, कहा कि 140 करोड़ का देश जब खड़ा हो जाता है तो वो बहुत आगे बढ़ जाता है। जब 40 करोड़ थे तो ऐसा हो गया, अब 140 करोड़ ही कर देंगे। मेरा कहना था ये जो लोहानी बातें, ये जो लच्छेदार बातें, विपक्ष पर हमले, कुल मिला के सार आपको आज के प्रधानमंत्री का भाषण का सार क्या था? अब आप देखिए ये जो 140 करोड़ वाली बात है, जरा इसके ऊपर गौर कीजिए। इस वक्त भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी, पर कैपिटा आमदनी कितनी है? मेरे ख्याल से 2 लाख से कुछ थोड़ी सी ज्यादा है प्रति व्यक्ति आमदनी। अगर आप 15 अगस्त 1947 से तुलना करेंगे तो ये आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उस वक्त तो कुछ 100 रुपए आमदनी थी उस वक्त तो, लेकिन उसमें कुछ 100 रुपए की कीमत काफी होती, लेकिन ये 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से ज्यादा प्रति व्यक्ति आमदनी है औसतन भारत की। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी है, जो दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था है, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत 2047 पे भारत में दुनिया में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उस वक्त आमदनी कितनी, अमेरिका की आमदनी कितनी है? 13 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी है प्रति व्यक्ति अमेरिका की। विश्व बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत को अमेरिका की प्रति व्यक्ति आमदनी का 1/4 बनने में, यानी 25%, उस आमदनी का 25% बनने में भारत को अभी 75 वर्ष लगेंगे। चीन ये काम 10 साल में कर लेगा। इंडोनेशिया शायद 25 वर्ष में ये काम कर लेगा, लेकिन भारत को इस काम में 75 वर्ष लगेंगे। तो और कितना भारत में कुपोषण, कितने बड़ी कुपोषित लोग कितनी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे लोग जिनको खुराक कम मिलती है, इसकी वजह से उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, स्टंटेड ग्रोथ जिसको बोलते हैं, ऐसे लोगों की करोड़ों में संख्या भारत में है। सरकार खुद ही मानती है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो भूखे पेट सोएंगे अगर उन्हें मुफ्त अनाज नहीं दिया जाएगा। सरकार मुफ्त अनाज योजना उनको कई साल से चला रही है। रिजर्व बैंक के जो ताजे आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6 महीने से लगातार भारत की अर्थव्यवस्था में लोगों का भरोसा कम हो रहा है, नीचे गिर रहा है। ऐसी स्थिति में आप मंच पर खड़े होकर राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए दावा करते हैं कि आज हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, थोड़े कुछ दिनों बाद आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कुछ दिनों बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, और फिर हम जब भारत का 100 वर्ष पूरे होंगे आजादी को, तब हम दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इस बात को लोग सुन लेते हैं, प्रधानमंत्री समझते हैं कि कोई इसका मतलब नहीं समझता। लोग एक कान सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। जो गौर करते हैं उन्हें हंसी आती है या अफसोस होता है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है। आपका प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, जो भी कुछ दिन पहले आया था, वही आर्थिक सर्वेक्षण ही कहता है
कि देश में कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। बजट में इस बात का रोना रोया गया है कि बेरोजगारी बहुत है और निजी क्षेत्र को सब्सिडी दी जानी चाहिए ताकि वो रोजगार सृजन कर पाए। जिस देश में रोज सरकार अर्थव्यवस्था में दम नहीं है कि रोजगार कम कर सके, अर्थव्यवस्था में दम नहीं है कि लोगों की आमदनी बढ़ा सके, अर्थव्यवस्था में दम नहीं है कि महंगाई देश में कम कर सके। क्योंकि रिजर्व बैंक जब लोगों के भरोसे की जांच करता है कि अर्थव्यवस्था में कितना भरोसा है, तो मुख्य रूप से महंगाई, बेरोजगारी और आमदनी कम होना, यही 3 वो पहलू हैं जिनके आधार पर लोग ये कहते हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था में अब पहले ऐसा भरोसा नहीं रहा। ये प्रधानमंत्री इतने बड़े-बड़े दावे करते हैं। तो ये फिर से मैं वही कह रहा हूं, जो स्त्री वाले प्रश्न पे उन्होंने लफाजी की थी, आर्थिक प्रश्न पे भी इनका पूरी बात वो उस लफाजी से कम नहीं, वो लफाजी की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि ये करते कुछ नहीं है। ये लोग कहते हैं हम कुछ करते नहीं है, तो हमारी इतनी राज्यों में सरकार कैसे बन जाएगी? हम बार-बार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई तो वो कैसे बन जाएगी? देखिए, बात सत्ता में होने वाली बात नहीं है। सत्ता में तो आदमी बुरा प्रशासन देकर, बुरी गवर्नेंस देके भी व्यक्ति सत्ता में बना रह सकता है, क्योंकि उसके लिए कुछ खास तरह की परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। नरेंद्र मोदी का उदय देश में एक ऐसे क्षण में हुआ, मतलब एक ऐसे समय में हुआ, एक खास तरह के समय में हुआ, जबकि कांग्रेस का पराभव हो रहा था, कांग्रेस का ग्राफ नीचे जा रहा था। वामपंथी दल ग्लोबलाइजेशन की, भूमंडलीकरण की और नवोदारतावादी अर्थव्यवस्था के कारण धीरे धीरे करके उनका प्रभाव भी घट रहा था, तिरोहित हो रहा था उनका प्रभाव, और सामाजिक न्याय की राजनीति कुछ एक जातियों की राजनीति में पतित हो गई थी। जैसे बहुजन समाज पार्टी केवल जाटवों की पार्टी रह गई थी, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी केवल यादवों की पार्टी रह गई थी। इस तरीके से एक खास तरह की ऐसी परिस्थिति बनी थी जिसमें एक राजनीति में शून्य पैदा हो गया था। खुद भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली का नेतृत्व, आला कमान का नेतृत्व करने वाले लोगों की साख बहुत बुरी तरीके से गिर गई थी। ऐसे में गुजरात से एक ऐसा व्यक्ति योजना पूर्वक लाया गया और खुद आया, जिसके बारे में लोगों को ठीक से पता नहीं था कि दरअसल है क्या। अच्छी लफाजी की, अच्छी योजना बनाई, भारत की कारपोरेट पूंजी ने उनका समर्थन किया और दूसरे पार्टियों, दूसरे नेताओं की साख कम थी। तो और विपक्ष पूरी तरीके से बटा हुआ था, इसीलिए पहले चुनाव में आपको केवल 31% वोटों की वजह से स्पष्ट बहुमत मिल गया। दूसरे चुनाव में केवल 37% वोटों की वजह से आपको स्पष्ट बहुमत मिल गया। लेकिन जैसे ही लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, वैसे ही एंटी इनकम्बेंसी बनने लगी। विपक्ष की बहुत मामूली सी एकता, जो पूरी एकता भी नहीं थी, उस एकता ने ही इनके बहुमत को घटा दिया। 63 सीटें इनकी कम हो गई और ये अल्पमत में आ गए और इनको फिर गठजोड़ सरकार चलानी पड़ी। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी इतना आकर्षक नहीं है जितना आकर्षक करके उन्हें बनाया जाता है। न 2014 में उनको तथाकथित रूप से प्रचंड बहुमत मिला था, स्पष्ट बहुमत मिला था, 282 सीटें मिली थी। 272 से बहुमत से केवल 10 सीटें ज्यादा थी, ये प्रचंड बहुमत नहीं था। 2019 में भी जबकि इन्हें राष्ट्रवादी हमदर्दियों का लाभ मिला सर्जिकल स्ट्राइक के कारण, तब भी इनको प्रचंड बहुमत प्राप्त नहीं था। भाई, बहुमत से केवल ये 32 सीट ही ज्यादा थे। ये तो टीवी पे कही जाने वाली बात है कि प्रचंड बहुमत, कोई प्रचंड बहुमत प्राप्त नहीं था। प्रचंड बहुमत राजीव गांधी को मिला था 400 से ज्यादा सीटों का। प्रचंड बहुमत जवाहरलाल नेहरू को मिलता था, इंदिरा गांधी को मिलता था। उन लोगों को 350 से ज्यादा सीटें, कम सीटें नहीं मिलती थी, एक आध चुनाव को छोड़ के। जब जवाहरलाल नेहरू ने अपना तीसरा चुनाव जीता था, तब पता लगाइए उनको कितना बहुमत मिला था। 40% से ज्यादा वोट मिले थे, 350 से ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी जवाहरलाल नेहरू को। उनसे इनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इनको स्पष्ट बहुमत 2 बार जरूर प्राप्त हुआ, कुछ विशेष परिस्थितियों में, और जैसे ही वो परिस्थितियां नहीं रही, इनकी लफाजी पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और इनका बहुमत समाप्त हो गया। मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि अगर इन्होंने बहुत जबरदस्त रूप से अपनी रीति नीति, अपने कथन और अपनी कथनी और करनी को बदला नहीं, तो वोटरों ने अभी आधा काम किया, अगले चुनाव में पूरा काम करेंगे, इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और कार्यक्रम में एक बड़ी खराब बात दिखाई दी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीछे बिठाया गया, और नेता प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा स्थान होता है, कैबिनेट मिनिस्टर से बड़ा माना जाता है उसको। प्रोटोकॉल, उसका एक विशेष प्रोटोकॉल होता है। लेकिन फिर बाद में सफाई दे दी गई कि ओलंपिक के खिलाड़ी जो थे वो आ गए, तो उनका सम्मान करना था, इसलिए उनको आगे बिठा दिया गया। लेकिन हम लोगों ने देखा कि शायद राजनाथ सिंह की पत्नी भी आगे बैठी हुई थी, बाकी लोग भी आगे बैठे हुए थे।
तो ये परंपरा क्या उचित है कि आप राहुल गांधी को हर समय अपमानित करते रहो, हर समय उसको कटौती करते रहो? राहुल गांधी को और कितना अपमानित करेंगे? कभी उसको पप्पू का, कभी उनकी सदस्यता खत्म हो जाए इसकी कोशिश करी गई, मकान खाली करा दिया क्या? और आप बहुत ज़्यादा कांग्रेस ने इसका विरोध किया है और कहा है कि राजनाथ सिंह से उम्मीद ऐसी नहीं थी कि रक्षा मंत्रालय ऐसा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी है कि भई आगे ओलंपिक के खिलाड़ी बैठे थे इसलिए हमने उनको पीछे उठा दिया। क्या ये उचित था? इससे ज्यादा घोर अनुचित तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इससे ज्यादा अनुचित और क्या हो सकता है? बहुत दिनों 10 साल बाद तो विपक्ष को उसका बाकायदा एक संविधान सम्मत नेता मिला और वो ऐसा नेता मिला जो लगातार प्रभावी है। उसने कई प्रदेशों में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को पीछे छोड़ दिया है और संसद में लगातार वो हावी है, छाया हुआ है चारों तरफ राहुल गांधी। ऐसे नेता को आपने, चूंकि संसद में आप उसका मुकाबला नहीं कर पाते, तो आपने सोचा कि चलो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बुला के ही थोड़ा अपमानित कर लिया जाए और दिल की भड़ास निकाल ली जाए। देखिए, इस तरह की हरकतें करने से इनको और दिक्कत होगी। इससे राहुल गांधी का नुकसान नहीं हुआ, इससे इन्हीं का नुकसान हुआ। एक तो इससे पता चलता है कि इनके अंदर उदारता बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात पता चलती है, अगर उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है तो ये बदइंतजामी है। अगर जानबूझ के नहीं किया है तो बदइंतजामी है। बदइंतजामी है तब भी ये निंदनीय है। तो इसका जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा। और ये जो तर्क है कि ओलंपिक के लोग, ओलंपिक पदक वीर जो थे वो आके बैठ गए थे, ये तो एक व्यक्ति के लिए कि आगे सीट नहीं खाली की जा सकती थी। क्यों इतना राहुल गांधी से भयभीत रहते हैं? क्यों राहुल गांधी से इतना परेशान रहते हैं, डरे रहते हैं? जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कहा कि देखो मैं बोलने का लगता हूँ, प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं हाउस में। प्राइम मिनिस्टर सामना नहीं करना चाहते राहुल गांधी का। देखिए, राहुल गांधी को तो इन लोग पहले किसी कीमत पे मानते ही नहीं थे। मतलब 3 में ना 13 में राहुल गांधी को मानते ही नहीं थे। ये मानते थे कि भाई राहुल गांधी, और साथ में एक व्यंग ये चला करता था, लगातार एक ये कटाक्ष चलता था कि अगर राहुल गांधी बने रहेंगे विपक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी को मुतबादिल फायदा होता रहेगा। इस प्रकार की बात कही जाती थी। इसलिए मजाक भी उड़ाया जाता था, अपमानित भी किया जाता था और साथ में कहा जाता था कि हमें तो ऐसा ही नेता चाहिए, ऐसा नेता बना रहेगा तो उसके मुकाबले में जब नरेंद्र मोदी की शख्सियत को रख के देखा जाएगा तो नरेंद्र मोदी की शख्सियत का और मूल्यवर्धन होगा और उसमें बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार की बात टीवी पे कही जाती थी, खुल के कही जाती थी। ऐसी बात नहीं कि वो केवल मन में रहती हो। आज स्थिति बदल गई है। आज राहुल गांधी भारी होते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के मुकाबले। उनकी शख्सियत लोकप्रिय भी हो रही है। उनकी बातों का इनको जवाब नहीं आता। बीच-बीच में खड़े होकर सफाइयां देनी पड़ती हैं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को सफाइयां देनी पड़ती हैं। तो ये जो एक इस तरह की स्थिति है, इसमें ये कोई भी मौका देखकर राहुल गांधी को अपमानित करने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने अभी स्वतंत्रता दिवस समारोह में की। मेरा मानना है कि इससे इनको लाभ नहीं होगा। इनको उदारता दिखानी चाहिए और ये जो राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा, उसका भी जवाब कांग्रेस ने बहुत कड़ा दिया। सदन में खड़े होकर ये कहा कि संविधान मुझे बताता है कि मैं विपक्ष के नेता को गंभीरता से लूं, लेकिन ये तो गंभीरता से लेने योग्य नहीं है। इस प्रकार की जो बातें कही जाती हैं, इस तरह की बातें बताती हैं कि अभी तक आपका मानस नहीं बदला है। बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति को आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और पुराने ढर्रे की राजनीति करना चाहते हैं, जबकि देश की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब नरेंद्र मोदी का ग्राफ उतार की तरफ है और राहुल गांधी का ग्राफ चढ़ाव की तरफ है। इस देश में अगर किसी की छवि प्रतिदिन चमक रही है तो वो राहुल गांधी है और किसी की छवि प्रतिदिन मंद हो रही है तो वो नरेंद्र मोदी है। देखो ठीक है ना। और क्या लगता है आपको हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के जो अभी तक के रुझान है, जो बातचीत है, जो संकेत साफ आ रहे हैं, वो लग रहा है कि बीजेपी शायद तीनों राज्य हार जाएगी चुनाव से। ऐसा लग रहा है लोगों से बातचीत के आधार पर। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि अगला 15 अगस्त को मोदी जी झंडा फहराएंगे, मोदी जी का भाषण होगा या किसी और का भी हो सकता है? देखिए, अगला 15 अगस्त आएगा तो उसमें दिल्ली का चुनाव भी आ जाएगा। दिल्ली का चुनाव अगले साल फरवरी में होगा। तो अगर मोदी जी 4 चुनाव लगातार हारते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी 4 चुनाव लगातार हारती है, झारखंड और महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के चुनाव लगातार हारती है, तो फिर अगला 15 अगस्त तक आते-आते भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, वो भी सोचने लगेंगे कि भाई इस पार्टी के साथ बहुत देर तक नहीं चल सकते, इस नेता के साथ बहुत देर तक नहीं चल सकते, क्योंकि इनका भविष्य उज्जवल नहीं है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी के नेतृत्व पर सवालिया निशान लगने शुरू हो जाएंगे। उस वक्त तक भाजपा को एक नया अध्यक्ष भी मिल जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा की थी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की
पसंद का अध्यक्ष होगा, तो मोदी जी के हाथ से वह भारतीय जनता पार्टी भी निकल जाएगी, जिसको इन्होंने आज तक कैप्चर कर रखा है। तो उस परिस्थिति में इनके लिए अपने रंग रुतबे को, जो पहले से ही इसके अंदर गिरावट आ रही है, और भी कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कह अच्छा, नहीं सकते 2025 के 15 अगस्त तक देश की राजनीति कौन सी करवट ले चुकी होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर ऐसी करवट लेगी तो लॉटरी किसकी लगेगी, गडकरी की या राजनाथ सिंह की? नहीं, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या चाहता है, क्योंकि गडकरी और राजनाथ सिंह तो वो करेंगे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहे। संघ जो चाहेगा फिर उस तरीके से होगा। और फिर अगर मोदी जी हटते हैं सत्ता से, तो फिर बहुत से लोग सत्ता से हटेंगे। जैसे कौन कौन? अमित शाह, वो सत्ता में नहीं रहेंगे। जगत प्रकाश नड्डा, वो सत्ता में नहीं रहेंगे। कई ऐसे बहुत से लोग हैं। पीयूष गोयल, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उनको कोई मंत्री पद देगा मोदी जी के हटने के बाद में, क्योंकि ये वे लोग हैं जो जुड़े हुए, जिनका उद्गम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है, लेकिन जो मोदी के साथ रहते रहते संघ से इतर उन्होंने अपनी वफादारियां विकसित की हैं, और एक व्यक्ति के प्रति अपनी वफादारियां विकसित की हैं उन्होंने, और इसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं कभी-कभी सोचता हूँ अभय जी, कैसा लगता होगा प्रधानमंत्री को? ये ख्याल आता होगा कि अगर ये 3-4 राज्य हार गए, तो हमारी पार्टी के अंदर बगावत हो सकती है, हमें हटाने की बात हो सकती है। ये सब ख्याल तो आते होंगे, इंसान है वो भी, जैसे मैं और बिल्कुल, आप। बिल्कुल, सारे ख्याल आते होंगे। बेचैनियां बहुत स्पष्ट हैं। ये पूरी कोशिश करेंगे जब तक भाजपा को नया अध्यक्ष मिले जो संघ की पसंद का होगा, तब तक उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटा दें, क्योंकि उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ को हटाना इनके लिए और मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से, क्या नया अध्यक्ष आते ही उत्तर प्रदेश की सरकार, आप समझिए, बिल्कुल आजाद हो जाएगी मोदी के प्रभाव से। फिर एक भी बात नहीं, मोदी आदित्यनाथ वैसे भी इनकी ना के बराबर बातें मानते हैं, एक भी बात नहीं मानेंगे। वो जो इनके साथ इनकी तस्वीर भी छपती है, तस्वीर से भी मोदी जी हट जाएंगे, केवल आदित्यनाथ की तस्वीर रह जाएगी। तो इनका तो बहुत खराब हाल होने वाला है। कितना ये एक ही डराने तरीके वाली से बच सकते हैं, एक ही तरीके से बच सकते हैं कि ये विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करें, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है। कितना डराने वाला, कितना परेशान करने वाला क्षण होता है कि ये व्यक्ति कल्पना करे, जो 22-23 साल से लगातार सत्ता में है, शीर्ष पर है, वो कल्पना करे कि भाई अब मैं हट सकता हूँ। ये कल्पना ही आदमी को डरा देती होगी, आधा कर देती होगी सोच-सोच के कि एक भाई तो मैं इनकी हट योजना सकता तो हूँ। वही है, इनकी योजना तो वही थी जिसका अरविंद केजरीवाल ने खुलासा किया था जेल से निकलने के बाद। केजरीवाल ने कहा था कि ये योगी जी का पत्ता साफ करेंगे, जिसकी कोशिश लगातार जारी है, और उसके बाद अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो मैंने कई पत्रकारों से पूछा कि इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी का रिटायरमेंट प्लान है ये मोदी जी का रिटायरमेंट प्लान है। अगर और कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, इनका उत्तराधिकारी बना भाजपा में, तो इनको दिक्कत हो सकती है। इसलिए मोदी ये जी अमित क्या शाह को, जी मोदी जी क्या आसानी से रिटायर हो जाएंगे? रिटायरमेंट ले लेंगे अगर हालात बदल भी गए तब भी? भाई देखिए, जब उन्हें ये लगेगा कि अब उनके नाम पर वोट नहीं पड़ रहे हैं, अब पहले जैसी बात नहीं रही, वो तो फिर उम्र भी बढ़ रही है। आज भी आप देखिए कुछ हाँफते हुए से लग रहे थे, जिस तरह सफाई के साथ में आप कल्पना की 2014 में जो ऊर्जा दिखाई पड़ती थी, 2019 में जो ऊर्जा दिखाई पड़ती थी, वो ऊर्जा भी आज नहीं थी। इत्तेफाक से आज ऐसा लग रहा था कि जैसे इनका टेलीप्रॉम्प्टर भी फ्लॉप फेल हो गया हो, तो नीचे कुछ देख देख के पढ़ रहे थे। उसमें उनको ढंग के पूरे वाक्य बनाने में भी दिक्कत हो रही थी, भाषण काफी बिखरा हुआ था। अब पिछले साल उन्होंने मेरे परिवारजनों से शुरू किया था, आपको याद होगा, और उसके बाद वो भी कहते रहे, और लोकसभा चुनाव में भी कहते रहे। आज भी उन्होंने मेरे परिवारजनों शुरू किया, उसके बाद वो भूल गए मेरे परिवारजनों कहना। उसमें मेरे प्यारे देशवासी ही कहते रहे पूरे भाषण में। आप बिल्कुल शुरू में देखिए, शुरू में उन्होंने मेरे परिवारजनों से शुरुआत की, उसके बाद दोबारा नहीं कहा परिवार, उसके बाद भूल गए। वो पुराने स्टाइल में, पुरानी शैली में मेरे देशवासी, मतलब ये तो केवल एक उदाहरण है, बताते कि वो पहले ऐसी बात नहीं रही। उम्र भी बढ़ती जा रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो अपना रिटायरमेंट प्लान उन्होंने एक बनाया था। वो तो इन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, वरना रिटायरमेंट प्लान को अभी तक लागू करना की शुरुआत कर देते। कितना उसके बाद ऐसा खतरनाक होता है कि उसके बाद दो या 3 झंडारोहण तो ये करते, और बाकी झंडारोहण अमित शाह करते। अब अमित शाह के लिए भी कितना कष्टदायक बात होगी, क्योंकि ये बात सही है कि जब तक मोदी हैं तब तक अमित शाह हैं, क्योंकि मोदी के बाद अमित शाह के लिए भी पार्टी में इतनी सहजता तो नहीं रही होगी।
तो अमित शाह के लिए भी बहुत कठिन दौर है ये समय कि ये 3-4 राज्य जो हैं, इन 3-4 राज्यों में भाजपा जीते। ये जितना मोदी के लिए ज़रूरी है, उतना ही अमित शाह के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वरना अमित शाह के भी ग्रह खराब हो सकते हैं। देखिए, उनके हाथ में नहीं है कुछ भी। ठीक है, सब लोग चुनाव वो बार-बार चुनाव जीतना चाहते हैं, पहले ऐसा रंग-रुतबा कायम करना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में तब सब कुछ होता जबकि ये लोकसभा चुनाव ठीक से जीत लेते। लोकसभा चुनाव जीत न पाने की वजह से बहुत सारी बातें उनके हाथ से निकल गई। ये तो गनीमत है कि उनकी केवल 63 सीटें कम हुई। कहीं उनकी अगर 30-40 सीटें और कम हो जाती, तो इस सरकार भी ना बना पाते। यह सरकार बनती भी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर सरकार होती। फिर उसमें और भी ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता सहयोगी दलों के ऊपर। सहयोगी दल ये शर्तें भी रखते हैं कि फलाने आदमी को आप गृह मंत्री बनाइए, फलाने को नहीं बनाइए। ये सब बातें भी होने लगती, जो अभी नहीं हो पा रही हैं। तो वो सब अब ये कुछ भी इनके हाथ में नहीं है। ये सहयोगी दल भी कब तक सपोर्ट करते रहेंगे, जब लगेगा कि जादू खत्म हो रहा है तो वो भी अपना जब हाथ तक खींचेंगे? जब तक इनको देखिए सहयोगी दल देख रहे हैं, सहयोगी दलों की निगाह विधानसभा चुनाव के ऊपर। अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो इनकी ये सरकार 5 वर्ष नहीं चलेगी। हाँ, विधानसभा चुनाव में भाजपा अगर रिकवरी करती हुई दिखी, तो ये सरकार फिर 5 वर्ष चल जाएगी। फिर अगले 2029 के लोकसभा चुनाव में फैसला होगा कि भाजपा फिर जीतेगी या नहीं जीतेगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में क्या नतीजा रहने वाला है? विधानसभा चुनाव में कोई विधानसभा चुनाव ऐसा नहीं है जहां पर भाजपा के जीतने की गारंटी हो। महाराष्ट्र में ये बहुत बुरी हालत में है। झारखंड में आदिवासी क्षेत्रों में और दूसरी जगहों पर भाजपा लोकप्रिय नहीं है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तो किसान गांवों में घुसने में भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं को मुश्किल होगी। उनके पास शहरी वोट और ओबीसी वोटों के अलावा और कोई ऐसा कोई वोट है नहीं जिसकी कोई गारंटी हो उन्हें प्राप्त होगा। दिल्ली में अभी भी आम आदमी पार्टी भाजपा के इतने हमलों के बावजूद आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव की राजनीति में बहुत ही शक्तिशाली है। भाजपा अभी हो सकता है कुछ एक सीटें बढ़ा ले, 8 की बजाय 10 हो जाएं, 11 सीटें हो जाएं। इससे ज्यादा भाजपा की कोई दिल्ली में औकात है नहीं। भाजपा के पास दिल्ली में नेता ही नहीं है। दरअसल नेता हाँ, ही सही नहीं। कह रहे हैं आप। किसी इसी तरीके से बिहार में भी भाजपा के पास नेता नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार भाजपा से ज्यादा बड़े नेता हो गए। सुशील मोदी की मृत्यु के बाद में भाजपा के पास कोई नेता नहीं है वहां पर। बहुत सुशील मोदी कठिन को भी ये ठिकाने लगा ही रहे थे, अब तो वो उनका देहांत ही हो गया। तो बहुत मुश्किल है भाजपा के लिए, नेतृत्व विहीन है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हालात बहुत खराब है, हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया। आभार। तो ये थे अभय दुबे जी, और आप मान गए होंगे कि ये बात बहुत तार्किक तरीके से की गई और कहा गया कि प्रधानमंत्री का ये बातचीत, ये अंदाज ठीक नहीं था। कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।